तो जो अब आपका पाचित भोजन है अमाशय में, जितना भी पाचन प्रक्रिया हुई है उसके बाद वो सारा चला जाएगा शुदांत्र में। तो शुदांत्र आप जिसको हम छोटी आंत बोलते हैं वो अप्रॉक्सीमेटली 6.5 मीटर की होती है। सवाल एमसीक्यू में आ सकता है। आपको पता है जो आपका पूरा ये स्ट्रक्चर होता है ना, यहाँ से लेके जो नली स्टार्ट होती है, ये वाला जो यहाँ से मुख से लेकर ये जो पूरी एक नली है ना, ये पूरा ऐसे लंबा लंबा चलता रहता है, पूरा यहीं से जुड़ा हुआ है जुड़ा हुआ है जुड़ा हुआ है। यहाँ पे घूमेगा छोटी आंत बड़ी आंत और फिर आपका गुर्दा द्वार तक। ये पूरा जो होता है इसकी लंबाई होती है 9 मीटर, ठीक है। और 9 मीटर में से 6.5 मीटर तो आपका ये छोटी आंत ही रहती है जिसको हम बोलते हैं शुदांत्र। तो अमाशय से भोजन पाचन करने के बाद अब शुदांत्र में पहुँच चुका है, ठीक है। तो शुदांत्र में अब वहाँ पे भी बहुत सारी चीज़ें होंगी जो पाचन में हेल्प करेंगी, क्योंकि मैंने क्या कहा, हमारा जो ये शरीर है, जो उसका पाचन तंत्र है पूरा, वो ट्राई करता है कि हर एक चीज़ को इतनी बारीकी से तोड़ा जाए और उसमें से सारी जो भी उसके प्रोटीन, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, वसा जो भी है उसको ऐसा सोख लिया जाए, पूरा निचोड़ दिया जाए। जैसे कि आप देखते हैं कि जो गन्ने का जब जूस पीने जाते हैं तो उसमें जो दुकान वाला जब गन्ना डालता है मशीन में, तो वो उसको ऐसे नहीं कि एक ही बार डालता है और उसमें से रस निकाल लेता है, उसको बेटा कम से कम 5 बार डालता है कि रस की एक बूंद भी ना रह जाए उसके अंदर, ठीक है। और जो वेस्ट मटेरियल हो वो पूरी तरीके से वेस्ट हो। तो सेम हमारा शरीर है, जो भी हम खाते हैं उसको इतना निचोड़ देता है कि फिर उसके अंदर कोई भी प्रोटीन, विटामिन ये सब ना बचा हो। क्लियर है, उसकी सारी शक्ति आपको शरीर को मिल जाए और जो भी फिर कचरा होता है वो हम लोग बाहर निकाल देते हैं, ठीक है। तो अब छोटी आंत को जा चुका है हमारा पाचित भोजन। तो भोजन जाने के बाद क्या होता है कि अब छोटी आंत को 2 ग्रंथियों से श्रवण प्राप्त होगा। देखो अब छोटी आंत को उसकी जो शक्तियाँ हैं, आप ऐसे याद करो, छोटी आंत के पास खुद की कोई शक्ति नहीं है, वो क्या करता है, उसको किसी से उधार लेनी पड़ती है। तो उसको 2 लोग हैं जो उसको उसकी शक्तियों को उधार देंगे। पहला है यकृत और दूसरा है अग्न्याशय। यकृत को हम लिवर बोलते हैं और दूसरे को हम पेनक्रियाज बोलते हैं। तो यकृत जो होती है वो कौन सी शक्ति देती है, उसको बोलते हैं पितरस। यकृत क्या देता है, पितरस। और पितरस का जो भंडार, जो जैसे मान लो कि ये यकृत है, ये यकृत लिवर पितरस पैदा कर रहा है, ऐसे बनाया जा रहा है, रस को बनाया जा रहा है, ड्रॉप ड्रॉप करके रस को बना रहा है। तो भाई ये बनाता रहता है, भोजन आए ना आए ये बनाएगा। जो आपका लिवर है ना वो काम करता रहेगा। ये क्या करता है, फिर एक जगह है जिसमें वो डालता रहता है, वो भंडारण, उसको हम बोलते हैं पितरस का भंडारण, ठीक है। तो पितरस का भंडारण कहाँ होता है, पिताशय में। ये बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं, मुझे पता है कि आप लोग को थोड़ा टफ लग रहे होंगे, पहली बार सुन रहे हो, बट हमें याद तो करना ही है। तो जो यकृत होता है ये क्या बनाता है, पितरस बनाता है। पितरस का जो भंडारण है वो पिताशय में होता है। अब भाई इनका काम क्या है, तो ये जो होता है पिताशय, इसका क्या काम है कि हमने देखा कि जो अमाशय था, अमाशय में मैंने अभी आपको पढ़ाया था ना कि ये रहा, कि मैंने पढ़ाया था आपको, जो अमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है वो क्या करता है, पूरे माध्यम को अम्ल बना के रखता है। तो जब अम्ल बनाया है तो जो उसमें से जो भोजन निकलेगा वो भी तो अम्लीय निकलेगा ना, जब उसका माध्यम अम्ल है। तो अब पिताशय क्या करता है, अम्लीय भोजन को क्षारीय रूप से परिवर्तित करता है। भाई अब देखिए अब क्या खेल है, जो शुदांत्र है ना वो चाहता है जो भी उसके अंदर काम चलेगा वो कैसी उसमें चलेगा, क्षार्य में। क्लियर है, पेट में कैसा चला था बेटा, अम्लीय, अब चलेगा क्षार्य। तो उस अम्लीय को क्षार्य में कौन कन्वर्ट कर रहा है, वो कर रहा है पितरस। क्लियर है, कर दिया उसने। क्यों कर रहा है ऐसा, क्योंकि भाई ये जो है ना अग्न्याशय, इसकी कुछ शर्तें हैं कि ये तभी काम करेगा जब इसको माध्यम मिल जाए अब क्षार्य, ठीक है। तो वो माध्यम कौन बना के देगा, यकृत। यकृत कैसे बना के देगा, पितरस पैदा करेगा। पितरस पिताशय में इकट्ठा होता रहता है। तो पितरस जो होता है वो क्या करेगा, अम्लीय भोजन के क्षारीय रूप में परिवर्तित करता है ताकि अग्न्याशय के एंजाइम उस पर काम कर सके, ताकि अग्न्याशय जो भी अब मदद करेगा ना, जो भी एंजाइम्स बनाएगा वो काम कर सके। और क्या करता है ये पितरस, लवण भोजन में उपस्थित वसा को छोटी छोटी गोलिकाओं में तोड़ देता है। जो भी भोजन में लवण होते हैं, जो भी भोजन के अंदर जो वसा होती है ना उसको छोटी छोटी चीज़ों में तोड़ देता है। ये बस आपको क्वेश्चन देखो कैसे आता है, सवाल आपका एमसीक्यू में ऐसा आएगा कि ये जो यकृत है वो क्या पैदा करता है, या फिर पितरस कहाँ पैदा किया जाता है, यकृत में या अग्न्याशय में। तो ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। सवाल आएगा जो HCl है वो कहाँ पाया जाता है, ठीक है। आपका पेप्सिन किसको तोड़ता है, तो पेप्सिन, प से प्रोटीन,
बेटा ये सारे सवाल ना इस तरीके से आपको याद करने हैं। चलो जी ठीक है। अब भाई शार्य हो गया है ना, शार्य उसने पूरा उसको माहौल दे दिया शार्य वाला। अब शार्य माहौल के बाद आ जाते हैं अग्न्याशय के रोल पे। मैंने क्या कहा था, ये दो भाई भाई है ना, यकृत और अग्नाशय। यकृत ने अपना भाई का पूरा फ़र्ज़ निभा दिया। उसने बोला कि अग्नाशय ने बोला था कि मुझे शार्य चाहिए, यकृत ने वो काम कर दिया। अब रोल आता है अग्नाशय का। अब अग्नाशय क्या करता है बेटा, अग्नाशय एक अग्नाशयिक रस को पैदा करता है, जिसमें कि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये आपको लर्न ही करनी पड़ेगी। तो ये जो अग्नाशयिक रस होता है ये प्रोटीन के पाचन के लिए ट्रिप्सिन एंजाइम को बनाता है। ठीक है, देखो प्रोटीन का पाचन अमाशय में भी हुआ था, कौन कर रहा था वो, पेप्सिन, प से पेप्सिन याद कराया था। ठीक है, शुदांत्र में कौन करता है प्रोटीन का, ट्रिप्सिन। तो पेप्सिन ट्रिप्सिन दोनों किसका करेंगे, प्रोटीन का पाचन। इमल्सीकृत वसा का पाचन करता है लाइपेज। मंड, जो भी मंड, देखो एक बार मंड हमारे मुख में भी तोड़ा गया था, अब वो कहाँ तोड़ा जा रहा है, शुदांत्र में। जो मंड के खंडन के लिए कौन कौन होता है, अग्नाशयिक एमिलेज। ये आपको बेटा लर्न करना ही पड़ेगा, इस पे एमसीक्यू बहुत ज़्यादा आ सकते हैं कि प्रोटीन के पाचन के लिए ट्रिप्सिन, इमल्सीकृत वसा के पाचन के लिए लाइपेज, मंड के खंडन के लिए अग्नाशयिक एमिलेज। ठीक है, ये काम हो जाएगा इनका। इससे ही एक आपसे ना सवाल पूछा जा सकता है कि हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। तो हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है यकृत, सबसे बड़ी ग्रंथि। ठीक है, और बेटा यकृत में ऐसी पावर होती है ना कि उसको वो कितना भी डैमेज हो जाए, वो कितना भी अंदर से ख़राब हो जाए, पर उसमें ऐसी शक्ति है कि वो अपने आप को ठीक करके दोबारा से सही चालू कर लेती है खुद को। ठीक है, तो लिवर कितना भी डैमेज हो जाता है, अगर आप सही अपना खान पीन कर दें तो वो दोबारा से पहले की तरह हो जाता है, एकदम नया और एकदम ताकतवर। अब क्या होता है, शुदांत में भित्ति ग्रंथि होती है। ठीक है, शुदांत्र में क्या होता है, जो ग्रंथियाँ होती हैं वो आंत्र रस पैदा करती हैं। क्लियर है, देखिए देखो बेटा, यहाँ पे क्या हुआ था अभी कि हम बात कर रहे थे छोटी आंत की। तो छोटी आंत को दो लोग शक्ति देते हैं, वो शक्ति किस किसने दी, यकृत ने दी और अग्नाशय ने दी। यकृत ने अपना, मैंने बताया पितरस दिया था, वो उसने अपना काम कर दिया था। अग्नाशय ने अपना काम क्या किया, अग्नाशय ने अग्नाशय रस बनाया। उस रस ने, मैंने आपको 3 चीज़ याद कराई हैं, वो रस, उस रस ने इन सबको तोड़ने के लिए एंजाइम्स बनाए हैं। ठीक है, इसने प्रोटीन को तोड़ने के लिए ट्रिप्सिन एंजाइम बनाया, इमल्सीकृत वसा के लिए लाइपेज दिया, मंड के लिए अग्नाशयिक एमिलेज दिया। तो इन्होंने क्या किया, छोटी आंत को इसने एंजाइम्स दे दिए कि भाई अब तुम्हारे पास जो तुम खाना आया है ना आमाशय से, तुम्हारे पेट में, पेट से होता हुआ जो तुम्हारे पास खाना आया है छोटी आंत में, उसको तोड़ने के लिए तुम्हारे पास तो कोई शक्ति थी नहीं, तो वो शक्ति किसने दी, अग्नाशय ने दी। वो मैंने आपको भी याद कराया। अब जो शुदांत्र में देखते हैं अब क्या खेल खेला जाएगा उस छोटी आंत में। तो अब जो नेक्स्ट होगा वो क्या होगा, तो शुदांत्र के अंदर भित्ति ग्रंथि होती है जो आंत्र रस पैदा करती है। आंत्र रस के एंजाइम्स क्या क्या हैं, प्रोटीन, जो रस होता है उस प्रोटीन को वो अमीनो अम्ल में बना देता है। अच्छा ये बेटा, ये अमीनो अम्ल में क्यों बनाया जाता है, क्योंकि अब यहाँ से जो भी चीज़ तोड़ी जाएगी ना वो हमारे सीधा अलग अलग बॉडी पार्ट्स में भेज दी जाएगी। आपको पता है ना हमारे पूरे शरीर में पानी और खून दौड़ता है, और वही वो सारा सामान अपने साथ लेके जाता है पैरों तक, हाथों तक, बालों तक, हर जगह तक। ठीक है, तो अब ये जो एंजाइम्स हैं ये प्रोटीन को अमीनो अम्ल में तोड़ देंगे, कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में तोड़ देंगे, वसा को वसा अम्ल तथा ग्लिसरॉल में तोड़ देंगे। ये बेटा बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पार्ट्स चल रहे हैं, तो आपको ये लर्न करने ही पड़ेंगे। प्रोटीन को किस में बदला, अमीनो अम्ल में, कार्बोहाइड्रेट को बदला ग्लूकोज में, वसा को बदला वसा अम्ल तथा ग्लिसरॉल में। और जो आपका शुदांत्र होता है ना, आपने देखा होगा, ये देखिए ये डायग्राम जो होता है, देखो ये ऐसे घिचपिच हो रहा है, ये ऐसे ऐसे मुड़ मुड़ तोड़ के मुड़ है, तो ये 6.5 मीटर का, पर 6.5 मीटर का इतने से जगह में आ जाता है। तो ये ऐसे पाइप्स होते हैं ना जो ऐसे टेढ़े मेढ़े होके रहते हैं हमारे शरीर के अंदर। ये देखिए शुदांत्र के अंदर उंगली जैसे प्रवर्ध को दीर्घ रोम कहते हैं, जिसे हम विलाई बोलते हैं। तो ये क्वेश्चन आ जाता है
कि शुद्धांत के अंदर जो ये उंगली जैसे आकार होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं हम दीर्घरोम। क्लियर है? तो ये दीर्घरोम क्या करते हैं, ऐसे ना मुड़ तुड़े रहते हैं, पर जो खाना तो इनके पास बहुत सारा ऐसे लग सकता है ना, तो इनके पास एरिया तो बहुत ज़्यादा रहता है, तो क्या होता है, इसीलिए इसमें बहुत सारा खाना पच सकता है। ठीक है, तो उंगली जैसे जैव प्रवर्ध को हम क्या बोलते हैं, दीर्घरोम बोलते हैं। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब क्या होगा बेटा, शुद्धांत में देखो, अमाशय में खाना पचने के बाद जो अम्लीय था, जैसा भी भोजन था, वो आ गया शुद्धांत के अंदर। शुद्धांत ने भाई पूरी उसको निचोड़ दिया, उसके अंदर से प्रोटीन को तोड़ दिया, कार्बोहाइड्रेट को तोड़ दिया, सब कुछ कर दिया। अब जो बचा कुचा था वो कहाँ चला जाएगा, वो चला जाएगा आपका एक होता है बड़ी आंत, है ना, तो आपका बड़ी आंत में चला जाएगा। तो बड़ी आंत में बेटा कुछ नहीं होता, बड़ी आंत में बस जो भी बचा कुचा उसके अंदर कुछ भी होगा ना वो सोख लिया जाएगा, और ज़्यादातर बड़ी आंत में जो पानी होता है उसको सोख लिया जाता है। ये आपको याद रखना है क्योंकि सवाल आ जाता है। ठीक है, तो अब क्या होगा, बड़ी आंत में दीर्घरोम की सहायता से जल का अवशोषित कर लिया जाएगा। सबसे इम्पॉर्टेंट सवाल आ जाता है कि बड़ी आंत में किसका अवशोषण होता है, तो वो सिर्फ जल का होता है। ठीक है, अब क्या हो गया, जल को भी ले लिया गया और जो बचा कुचा है वो फिर बाहर निकाल दिया जाएगा। क्लियर है?